धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों पाम को रब करेंगे और इस हीट को पहले अपनी आईज पे और पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे आराम से अपनी आईज ओपन करेंगे। हरि ओम। थैंक यू। ओके मैम। चलिए, कल मैंने आपको कुछ काम दिया था, आप लोगों को सब लोग करके आए हैं? कल मैंने कहा था ना आप लोग अपना हाइट, वेट, कंट्री, स्टेट सबका जो है आप डेटा देंगे रंजीता जी को। आई है वो यहाँ पे क्लास में? क्लास में है वो आज? मैम शायद रश्मि जी नहीं ऐड हो पाई है शायद अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अभी नहीं है। 10 जी को मैंने दिया था ना, ठीक है। तो आप लोगों ने उनको भेजा था अपना डिटेल सब लोग? यस मैम। ठीक है, ठीक है। चलिए, जब वो ज्वाइन करे तो एक बार मुझे बता दीजिएगा। और मैं एक हम्म। क्वेश्चनियर भेजी थी आपको, वेलबींग इंडेक्स का, वो किया था आप लोगों ने? यस मैम, वो ओबेसिटी वाला ना, हाँ बीएमआई वो वाला। भी ओबेसिटी नहीं था, वो वेलबींग ओ का था। बीएमआई, हाँ हाँ हाँ, यस मैम। तो सबने देखा था उसको? यस मैम। क्या है वो? क्या आपका अच्छा, आप लोग सब लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं? क्या आप क्लास नहीं समझ में आती? मैं कुछ जब पूछती हूँ तो कोई एक या दो ही रिप्लाई करते हैं आप लोग, या कभी कभी 3 होते हैं। बाकी क्यों नहीं रिप्लाई करते आप लोग? हम्म? कल मैंने जो होमवर्क भेजा था आपको, क्वेश्चन है वेलबींग का था, WHO, सबने मैम देखा या नहीं देखा है? मैम क्वेश्चनियर जो था हाँ वो समझ तो आया, हाँ लेकिन हाँ, हम लोग को उसके अंदर ही फील करना है वो मैं या फिर? बताऊंगी, वो मैं बताऊंगी आज। आप लोगों ने खोला, देखा कि नहीं कि क्या हाँ है हाँ मैंने हाँ भेजा? मैम, कल देखा ही मैम, देखा। देखा। देखा ना कल ही आप लोगों देखा। ने? बस यही यस पूछ मैम। रही हूँ मैं आपसे, वो आज मैं बताऊंगी उसको कैसे करते हैं। एक्चुअली वो क्वेश्चनियर है, जैसे वेलबींग का मैं सोची पहले एंजाइटी डिप्रेशन बाद में दूंगी। पहले वेलबींग का छोटा सा क्वेश्चनियर है, और ये WHO ने डेवलप किया है, ठीक है। तो इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। कहीं भी यूज करने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी स्केल को यूज करते हैं या कोई क्वेश्चनियर यूज करते हैं, तो हमें परमिशन नहीं होता है, उनको पैसे देके खरीदना पड़ता है, या नहीं तो हमें जो जो रिसर्चर है उससे परमिशन लेना पड़ता है। हम किसी का भी क्वेश्चनियर ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो WHO बनाता है वो सबके लिए है, और उसको कभी भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो मैं निकाल देती हूँ। यही था ना? स्क्रीन विजिबल है सबको? जी मैम। यस मैम। ठीक है। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन है दिया था। वेलबींग पता है आप सबको क्या क्या होता है? स्क्रीन नहीं दिख रही है मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही है सबको? दिख नहीं मैम रही है दिख मैम। रही है। नहीं मैम दिख रही दिख है रही है। मैम। आप एक बार अपना कनेक्शन चेक चेक कर लीजिए, मे भी हो सकता है उससे कारण हो रहा है। तो वेलबींग क्या होता है? मैम हम वेलबींग क्या कितने होता है? फिट हैं, मतलब मेंटली और फिजिकली? वेरी गुड। आप मेंटली और फिजिकली कितने ठीक है, ये आपका वेलबींग बताता है, ठीक है। तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका नेट का एग्जाम आने वाला है, दिसंबर का महीना चल रहा है। तो अब जो है आपको बहुत लोग मैं देखती हूँ बीमार पड़ते हैं तुरंत। किसी को फीवर आ जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि क्या होता है मेंटली अपने आप को इतना हरास कर लेते हैं, क्या होगा एग्जाम में, कैसे देंगे, मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, हमने ये भी नहीं पढ़ा है, एग्जाम में क्या होगा, क्या लिखेंगे, है ना। इस तरह का चीजें चलता है जो आपके मेंटल लेवल को डिस्टर्ब करता है। मेंटली आप परेशान होते हैं, जिससे आपको जो है फिजिकली जो है आप बीमार बीमार हो जाते हैं। मतलब मेंटली इतना ओवरलोड ले लेते हैं आप, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं चीजों का, कि आपको जो है आपकी फिजिकल लेवल पे आपको लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो वेलबींग का कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज को अपने ऊपर कैसे लेते हैं, कितने फिट है आप मेंटली उस चीज को लेने के लिए। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम का दिया एग्जाम्पल, कि जो आपका एग्जाम है उसको आप कैसे लेते हैं अपने ऊपर, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का तैयारी नहीं हुआ होगा, तो वो कैसे कैसे लेंगे, वो बहुत ओवर लोड ले लेंगे कि नहीं नहीं मुझे मतलब मेरी तैयारी नहीं हुई है, तो मतलब
वो मेंटली अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर लेते हैं कि फिजिकली वो बीमार हो जाते हैं। तो किसी भी चीज को आप कैसे लेते हैं अपने ऊपर मेंटली, वो बहुत आपके मेंटल लेवल को जो है प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमें परेशान नहीं होना है चीजों को लेकर के। हमें इतना ज्यादा ओवर नहीं ले लेना है कि जो है हम फिर आगे कुछ कर ही नहीं पाए। मतलब इसको सोचने में हमें टाइम नहीं खराब करना है, और हमें जो है अपने मेंटल लेवल, यही जो है बहुत बड़ा चीज है। आपका जो वेलबींग इंडेक्स होता है ना, ये किसी कंट्री के लिए बहुत बड़ा चीज होता है कि वहाँ के जो पॉपुलेशन है या वहाँ के पब्लिक है वो कितने वेलबींग है। ठीक है, तो इसमें क्या 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 लिखा हुआ है सबसे पहले, WHO 5, क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें और आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, इसीलिए WHO 5 है। ठीक है, हर अब ये है 1998 वर्जन। ठीक है, तो 1998 के बाद वेलबींग इंडेक्स WHO द्वारा नहीं बना है, अब बनेगा तो फिर इसमें जो है वर्जन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि समय के हिसाब से जो पहले था, जो 500 साल पहले था, वैसा लाइफ स्टाइल तो अभी नहीं है। ठीक है, फिर जो है 100 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद, मतलब तो ये हमेशा ना वर्जन चेंज होते रहता है, मतलब इसके क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, ये हमेशा के लिए एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि प्लीज इंडिकेट फॉर ईच ऑफ द 5 स्टेटमेंट which is closest to how you have been feeling over the last 2 weeks. Notice that higher number means better well-being. ठीक है, for example, if you have felt cheerful and in good spirit more than half of the time during the last 2 weeks, put a tick in the box with a number 3 in the upper right corner. तो इसमें क्या बोल रहा है कि जितना ज्यादा नंबर आएगा आपको उतना वेलबींग होंगे आप। ठीक है, जितना ज्यादा नंबर आएगा, जितना ज्यादा स्कोर आएगा आपको, इसको स्कोर बोलते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतने ज्यादा वेलबींग है आप। तो लास्ट 2 वीक में आपको एक बार सोच के इस पर टिक करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन कि आई हैव फेल्ट चीयरफुल एंड इन गुड स्पिरिट। तो इसमें आई हैव फेल्ट चीयरफुल एंड इन गुड स्पिरिट, आप क्या हमेशा फील करते हैं ऑल द टाइम, पूरे 24 घंटे के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम, 24 घंटे के लिए नहीं तो चलो 20 घंटे में जो है मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत चेयरफुल और गुड स्पिरिट में हूँ। मोर देन हाफ ऑफ द टाइम, लेस देन हाफ ऑफ द टाइम, सम ऑफ द टाइम और नॉट एट ऑल, या मैं कभी खुश रहती ही नहीं हूँ। किसी लोगों से मिलिएगा ना, वो हमेशा निगेटिव बात करेंगे, कभी आप उनको चेहरा देख के लगेगा कि कभी खुश रहते ही नहीं है ना। तो या मुझे 24 घंटे में मैं कभी खुश रहता ही नहीं हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो आपको जो सबसे पहले आपके दिमाग में आए, जो आपको लगता हो, उस पे आपको टिक करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसे 5 क्वेश्चन दिया है, तो इसका मैक्सिमम स्कोर कितना होगा। इसे 5 क्वेश्चन दिया है, हाईएस्ट स्कोरिंग 5 है, 5 है ना हाईएस्ट स्कोरिंग, तो इसका जो है हाईएस्ट स्कोर कितना होगा। वेरी गुड, 25 क्यों होगा, इसमें जो है 5 सबसे बड़ा है, 5 सबसे बड़ा है और 0 सबसे छोटा है। ठीक है, तो 5 सबसे बड़ा है, तो हाईएस्ट स्कोर 5 से हम ऐड करेंगे ना, जो हाईएस्ट स्कोर जाएगा 5 + 5 + 5 + 5 + 5, तो क्या हो जाएगा हाईएस्ट स्कोर 25। ठीक है, और इसका स्कोर मोस्ट ऑफ द टाइम का, मोस्ट ऑफ द टाइम का हाईएस्ट स्कोर कितना होगा 20। ठीक है, तो जब आप टिक करेंगे, मान लीजिए हो सकता है कि पहले वाले का आंसर आपका जो है 5 हो, मतलब जो है किसी का 5 आया हो सकता है दूसरे वाले का 3 आया हो सकता है तीसरे वाले का 1 आया हो, चौथे वाले का जो है 0 आया हो, है ना। तो फिर आपको अपना स्कोर काउंट करना है कि आपका अपना स्कोर कितना है। आप अपना स्कोर निकालिए, अभी आप लोग सब लोग इस क्वेश्चन को कीजिए और अपना स्कोर काउंट कीजिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। मैम निकाल लिया था। निकाल लिया था, ठीक है। और किसने निकाला हुआ है, और यही आपका लिकेट स्केल है, ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं जो बोलती हूँ ना लिकेट स्केल, यही लिकेट स्केल है आपका, लिकेट स्केल ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम,
more than half of the time, less than half of the time, some of the time, at no time। ये आपका लिकर्ट स्केल है। इसी के बेसिस पे जो है हम स्कोरिंग निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी तो क्वालिटेटिव है ना, क्वेश्चन तो आपको क्वालिटेटिव के फॉर्म में ही पूछा जा रहा है कि आई हैव फेल्ट काम एंड रिलैक्स, आई हैव फेल्ट एक्टिव एंड विगरस, आई woke up feeling fresh and rested, my daily life has been filled with things that interest me। तो ये क्या है, ये जो है क्वालिटेटिव को ही जो है क्वांटिटेटिव बना दिया गया है। मैं आपको दो तरह का रिसर्च पढ़ाई थी ना, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स रिसर्च, याद है आप सबको? तो ये जो है आपको कौन सा रिसर्च होगा अगर आप ये क्वेश्चन यूज करते हैं अपने रिसर्च में, तो ये क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वांटिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव होगा? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। तो जो हम लास्ट में जो है हमारा जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको हम इसी तरह क्वांटिफाई करते हैं स्कोर दे करके। ठीक है, अब समझ में आया? अब क्वालिटेटिव डेटा को भी लास्ट में हम ऐसे ही स्कोरिंग करते हैं कि ये होगा तो इसका स्कोर इतना होगा, ये होगा तो इसका स्कोर इतना होगा। ठीक है, तो ये आपको जो है ये 5 क्वेश्चन है, अपना स्कोर आप सब लोगों ने निकाल लिया? यस मैम। सबका हो गया पूरे क्लास का? जी मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, चलिए अब सबका स्कोर निकल गया। तो अब क्या है, अगर आपको 25 में मतलब हाईएस्ट स्कोर 25 है और 25 में अगर किसी को 25 आया है कि हमेशा वो खुश रहते हैं, ठीक है, अपने आप को काम और रिलैक्स समझते हैं, एक्टिव और विगरस रहते हैं, जब उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं। बहुत लोग होता है ना उठने के बाद ये करना है वो करना है, हम फ्रेश नहीं फील करते हैं। माई डेली लाइफ हैज बीन फिल्ड विथ थिंग्स दैट इंटरेस्ट मी। ठीक है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसी काम को करती हूँ, मैं जबरदस्ती किसी काम को नहीं करती हूँ। ठीक है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस काम में इन्वॉल्व होती हूँ। तो अब इस तरह की जो चीजें हैं, आपने जो स्कोरिंग किया है, अगर किसी का 25 में से 25 आया है, 25 आउट ऑफ 25, तो इसका मतलब क्या है कि आप मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट है। ठीक है, आपको किसी भी तरह की कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका भी स्कोर 13 या 13 से कम आया है, तो वो जो है फिजिकली और मेंटली जो है उनको जो है वो फिट नहीं है। ठीक है, 13 या 13 से कम आता अगर है तो हम स्कोरिंग ना ऐसे ही करते हैं। जो थर्ड प्लान जैसे हमारा था ना पहला, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं रिसर्च में, जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें प्लानिंग होता है ना, प्लानिंग करते हैं रिसर्च क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो फेज 1 होता है, फेज 2 होता है। तो यही हमारा प्री डेटा है, यही हमारा पोस्ट डेटा है। इसी डेटा को, जो वेलबींग इंडेक्स वाला ये डेटा है, इसको एक बार हम योगा कराने के बाद पहले देते हैं कि योगा क्लास करने के पहले दे दिया। फिर इसी डेटा को हम योगा क्लास मतलब पोस्ट डेटा भी यही है, प्री डेटा भी यही है, फिर हम प्री और पोस्ट डेटा को कंपैरिजन करते हैं। अब आया समझ में आप लोग? मैम जिसका 13 बताया उसका क्या बताया आपने? 13 या 13 से कम है तो मतलब फिजिकली या मेंटली वो वीक है, मतलब वो वेलबींग में फिर नहीं आते हैं। फिर उनको कुछ ना कुछ जो है मतलब जैसे आप लोग योगा कीजिए या भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, या फिर मतलब आपको जो है अपने मेंटल लेवल को और स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, मैम आपको हाँ, एक्सपेरिमेंटल में नहीं आएगा ये एक्सपेरिमेंटल में ही आएगा ना, तभी तो प्री डेटा पोस्ट डेटा है ना इसमें। हाँ वही। आपका फेज 2 था ना डेटा कलेक्शन, तो डेटा कलेक्शन में ये जैसे क्वेश्चन आप लेके गए, ठीक है, आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, आपका फेज 2 क्या था, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में यही डेटा तो आप कलेक्ट करते हैं ना, चाहे तो क्वेश्चन करते हैं, चाहे तो ब्लड सैंपल, डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, आपने कौन सा ये असेसमेंट टूल हुआ आपका, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी हुआ। ठीक है, कल मैं आपको वेरिएबल्स पढ़ाई थी ना, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी हुआ कि हमने 3 महीने का योगा सेशन रखा। 3 महीने मतलब हमने पहले 3 महीने पहले जो है ये डेटा ले लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री डेटा। योगा देने के पहले लिया, इसीलिए ये हो गया प्री डेटा। फिर हमने 3 महीना योगा दिया, फिर इसी क्वेश्चन से पोस्ट डेटा लिया उनका। ठीक है, फिर हम डेटा एनालिसिस करते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस था ना फेज 3,
तो फिर हम स्टैट्स के थ्रू इसको एनालिसिस करते हैं कि जो मेरा प्री डेटा था उसमें स्कोर जो है एवरेज स्कोर कितना गया, ठीक है। और जो मेरा पोस्ट डेटा है 3 महीना योगा करने के बाद, उसमें कुछ वेलबिंग में कुछ फर्क आया कि नहीं, आ रहा है समझ में। तो यही है मेरा जो है, यही मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो गया ना। अगर मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ, योगा तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, हर किस पे पढ़ रहा है, इसी डेटा पे पढ़ रहा है ना, जो हम नाप रहे हैं जिस चीज से। तो ये मेरा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो गया। तो जितने भी असेसमेंट टूल आप यूज करते हैं वो सारे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट ये जो है क्या हो, इफेक्ट इसमें आ रहा है ना, योगा देने के पहले डेटा कुछ और था 3 महीना पहले, और 3 महीने के बाद मेरा डेटा कुछ और आ रहा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट आ रहा है ना, इसीलिए डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट बोला गया था और योगा को काउज बोला गया था। आ रहा है समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यही डेटा हम लेते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए दिखा दी कि बहुत लोग को मुझे लग रहा था कि नहीं समझ में आ रहा है। तो ये इसी तरह का डेटा होता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। फिर इसी तरह मतलब इस तरह के 5-6 जो है हमारे पास क्वेश्चनियर होता है, और सबको हम लोग एनालाइज करते हैं कि योगा देने के बाद इसमें क्या फर्क आया, मेंटल वेलबींग में कोई फर्क आया कि नहीं, कि जितना था उतना ही रह गया, कि और जो है वेलबींग जो है मेरा मतलब प्री डेटा में मेरा अगर 13 था तो पोस्ट डेटा में मेरा जो है एवरेज जो है वैल्यू उसमें जो है 15 या 17 या 20 आया कि नहीं आया। ठीक है, तो मैं बस आपको ये दिखाना चाह रही थी कि आपको ये समझ में आए, और यही हमारा लिकेट स्केल है, और इसी को हम क्लोज इंडेड क्वेश्चनियर भी बोलते हैं। क्लोज इंडेड क्वेश्चनियर क्या होता है कि यहाँ पे आपको कहीं लिखने का कोई फ्रीडम नहीं है ना, आप कुछ लिख नहीं सकते हैं, है ना। इसमें बस आप टिक मार्क कर सकते हैं कि यहाँ मुझे ऑल द टाइम होता है, यहाँ मुझे सम ऑफ द टाइम होता है। लेकिन अगर आपको जो है लिखने का भी मौका मिले, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चनियर कुछ ऐसा हो कि जिसमें आपको लिखने का मतलब है कि आपको लिखना पड़े उसमें, तो मतलब क्वालिटेटिव डेटा टाइप का हो, तो वो जो है फिर उस तरह के क्वेश्चनियर को ओपन एंडेड क्वेश्चनियर बोलते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर और ओपन एंडेड क्वेश्चनियर, स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे उसमें। ये दोनों टर्म कुछ भी नहीं है, बस आपको अगर टिक मार्क करने का ऑप्शन है तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर हो गया। ये कौन सा क्वेश्चनियर हो गया आपका, क्लोज एंडेड, मतलब इसमें आप कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चनियर कुछ ऐसा होता कि एक क्वेश्चन लास्ट में आपको लिखने का होता कि योगा करने के बाद आपको कैसा लगता है और आप उसको लिख रहे हैं, तो वो आपका ओपन एंडेड क्वेश्चनियर हो गया। ठीक है, अगर आपको लिखने का राइट्स मिला हुआ है उस क्वेश्चनियर में, तो आपको आपका वो ओपन एंडेड क्वेश्चनियर हो गया, और ये जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर है। तो इस क्वेश्चनियर में कंफ्यूज मत होइएगा, जिसमें आपको ऑप्शंस, सिर्फ ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको टिक मार्क करना है, वो आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर है। और जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछ के आपसे लिखवाया जा रहा है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उस तरह का जो क्वेश्चनियर होता है उसको ओपन एंडेड क्वेश्चनियर बोलते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। ठीक है, आया समझ में सबको ये वाला कैसे होता है? यस मैम। और ये अपने ऊपर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आज आप इसको समझ गए हैं, तो आप प्री डेटा ले लीजिए, आज का स्कोर ले लीजिए, और 3 महीने तक खुद जो है मतलब कोई सा भी आपको योगा मॉड्यूल डेवलप करना चाहते हैं, जिनका स्कोर कम आया है, जिनको लगता है कि कुछ मैं ऐसा कर सकती हूँ जिससे मेरा स्कोर बढ़ सकता है, मेरा वेलबींग बढ़ सकता है, 3 महीने के बाद फिर से इसको कीजिए आप। ठीक है, तो आज का डेटा आपका प्री डेटा हो गया। एक मिनट, आज का डेटा आपका प्री डेटा हो गया, 3 महीने के बाद फिर जब ये डेटा लेंगी तो ये डेटा ऐसा नहीं रहेगा, फिर आप इसको मिलाइएगा कि आज मेरा जो मेंटल लेवल था 3 महीने के बाद मेरा मेंटल लेवल कैसा है। हाँ जी, आप बताइए, कोई कुछ बोल रहा था। एक्सक्यूज मी मैम, ये यूनिट कौन सी है मैम? यूनिट कौन सी है, मतलब कौन सी यूनिट करवा रहे हैं मैम आप ये रिसर्च की? मैं आपको जो है वेरिएबल्स कल पढ़ा रही थी, ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ क्वेश्चनियर क्या होता है। आप लोगों ने देखा नहीं है ना, रिसर्च एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ओके मैम। मैंने आपको क्वेश्चनियर बताया कि क्वेश्चनियर क्या होता है, क्वेश्चनियर में डेटा कैसे हम देखते हैं, कैसे करते हैं, ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है, और जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है इसी पे लगता है। ठीक है, स्कोरिंग कैसे होता है, जैसे हाईएस्ट स्कोर 25 है तो 13 या 13 से कम आया है
इट मीन्स कि यू आर नॉट मेंटली और फिजिकली फिट। ठीक है, आप फिट नहीं है मेंटली और फिजिकली, तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। तो मैंने आपको बताया कि स्कोरिंग कैसे करते हैं। देखिए, रिसर्च एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं आपको डे 1 से बोल रही हूँ, तो जब तक आप खुद से नहीं देखेंगे, मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि क्वेश्चनियर क्या होता है, हम स्कोरिंग कैसे करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है, प्री डेटा कैसे होता है, पोस्ट डेटा कैसे होता है। अब अगर मैं ये वर्ड का इस्तेमाल करूंगी तो आपको अब समझ में आएगा, है ना। तो आपको समझ में आए, इसीलिए जो है ये मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि ये ऐसे होता है। क्योंकि नेट के क्वेश्चन में अब रिसर्च का क्वेश्चन पहले जैसा नहीं आता है कि आपसे टू द पॉइंट पूछ लिया और आपने लिख के चले आए। उसमें क्वेश्चन अगर सिलेबस किसी चीज का बढ़ रहा है या हार्ड हो रहा है तो वो रिसर्च का ही हो रहा है, मैंने देखा है। क्योंकि आप 2 साल पहले का रिसर्च का क्वेश्चन देखिए और अभी जो रिसेंटली 3-4 एग्जाम्स में आए हुए उसका रिसर्च का क्वेश्चन देखिए, वो टफ हो गया है। अब आप उसको नहीं समझेंगे तो वहां कर नहीं पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, चलिए। तो ये जो है आपका हो गया। कल मैंने आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ाई थी। अभी तक के क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम हो? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। रिसर्च डेली पढ़ना है। मेरे क्लास में आने के पहले कोई क्लास होती है आपकी? नो मैम। तो 15 मिनट बैठ के जितना भी मैंने पढ़ाया है पहले उसको देख लेना है, क्योंकि आप पीछे का भूलते जाएंगी और आज का क्लास करेंगी कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज की। ठीक है, जब रिसर्च की क्लास शुरू हो उसके 15 मिनट पहले जो है आपके पास जो भी आपके नोट्स है, ठीक है, आपको रिवाइज करना है डेली 15 मिनट आपको रिवाइज करना है, 15 से 20 मिनट क्लास शुरू होने के पहले। नहीं तो एग्जाम में आप बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आएगा, सब कुछ जो है ना मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास में आने के पहले या क्लास के बाद 15 से 20 मिनट आपको अपने नोट्स को चेक करना है, देखना है कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है और आपको कहाँ डाउट आ रहा है। एक दिन मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगी, जो नेट में क्वेश्चन आया हुआ है मैं वो सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगी आपसे। ठीक है, मैम नोट्स आपने शेयर कर रखे हैं ग्रुप में? कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी जितेंद्र जी को स्लाइड्स। ठीक है, तो आप स्लाइड्स के थ्रू तैयारी कर लीजिए। अच्छा मैम, ये बताइए प्लीज, जो नेट का सिलेबस है उसमें जो रिसर्च है कौन सी यूनिट में है मैम? मैं समझी नहीं आप क्या पूछ रहे हैं मेरे से। जैसे मान लो 10 यूनिट है सेकंड पेपर में, हाँ हाँ, तो उसमें से रिसर्च कौन सी नंबर की यूनिट में है? जैसे 4th यूनिट हठ योगा की है मैम, तो इस टाइप से रिसर्च कौन सी नहीं यूनिट नहीं, में है? वो आपका पेपर 1 में है ना रिसर्च, ओके ओके मैम, तो ओके। ये आपके पेपर 2 में नहीं आता है ना, पेपर 1 का है ये। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक हो गया आपका। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि सैम्पलिंग होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग क्या क्या होता है? मैम हमारे पास कोई भी डाटा होता है, हम उसमें से कुछ पार्ट सेलेक्ट करते हैं, हम्म, उसको कुछ उसमें से कुछ पार्ट को सेलेक्ट करके एक सैंपल के जरिए हम उसको ठीक है, शो करते हैं। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करती हूँ। हमारे पास कुछ डेटा नहीं, हमारे पास जो पॉपुलेशन होता है। ठीक है, डेटा अलग चीज हो गया। डेटा ये हुआ जो अभी मैं आपको पढ़ा रही थी, जो क्वेश्चनियर आप कर रहे थे वो आपका डेटा हुआ। सैम्पलिंग हमेशा हम पॉपुलेशन से लेते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, पॉपुलेशन एक आपका जानवर भी हो सकता है। तो सैम्पलिंग टेक्निक हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में या थ्योरेटिकल रिसर्च में? मैम दोनों पे। दोनों पे। और कोई? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल करेंगे। आप थ्योरेटिकल रिसर्च में कैसे कर सकते हैं? मैंने आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे समझ में आ गया। थ्योरेटिकल रिसर्च आप बुक से करते हैं ना, किसी चीज को मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जहाँ पे जो है ये जितनी भी पढ़ाई हो रही है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हो रही है। थ्योरेटिकल रिसर्च में एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है आपका। थ्योरेटिकल रिसर्च जो है बस आपका क्या है कि एक बुक से दूसरे बुक का कंपैरिजन करना,
जो बुक में जो है कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी दिया है, जैसे प्राणा दिया है तो इस बुक में ये है, बस आपको उसमें लिखने का काम होता है, ठीक है। सैम्पलिंग की टेक्निक आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है, थ्योरेटिकल रिसर्च में नहीं होती है। और आप लोग पढ़ाई कीजिए, सीरियसली बोल रही हूँ, फिर लास्ट में ना मेरा पढ़ाया हुआ कुछ काम देगा ना आप, क्योंकि आप पिछला भूलते जा रहे हैं और आज की क्लास करते जा रहे हैं। और ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैंने आपसे पूछा कि सैम्पलिंग टेक्निक, ये क्वेश्चन तो पूछते भी नहीं है इस तरह से नेट में। किसी ने पिछला क्वेश्चन है किसी के पास पिछले साल का? कोई भी यहाँ पे जो हो जिनके पास क्वेश्चन हो? नो मैम। मेरे से देखिए बात करने में आप लोग डरिए मत, ठीक है। मैं आपको पढ़ाती हूँ और मुझे सच में मन करता है कि आप लोग सबको समझ में आए 100%, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना होगा। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। मैं उसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं बता सकती हूँ कि आप इस तरह से शॉर्टकट मारिए आप कर लेंगे, नहीं 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 कर पाएंगे। अभी टाइम है, कल को तो ये टाइम भी नहीं रहेगा आपके पास। तो पढ़ाई कीजिए। मेरे क्लास में आने के पहले 15 से 20 मिनट आप लोग रिवाइज कीजिए। अगर मैं मान लीजिए लेट भी हो जाती हूँ 5 मिनट, तो खुद से डिस्कस कीजिए। आप लोग पूरी टीम है, सबको नेट एग्जाम ही देना है ना। अब सब लोग मिलकर तैयारी कीजिएगा तो तैयारी और अच्छी होगी आपकी। और रिसर्च में ही आपको, अगर योगा का कर रहे हैं या किसी का, रिसर्च ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। तो रिसर्च तो सीखना पड़ेगा, चाहे आपको पीएचडी करनी हो, चाहे आपको हायर स्टडी लेनी हो, है ना। तो इस पे फोकस कीजिए और पढ़ के आइए। डेली क्लास में पढ़ के आना। नहीं समझ, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। डाउट होगा ही होगा अगर पढ़ाई करेंगे तो, ठीक है। मैं जो आपको समझाती हूँ समझ में आता है सबको? यस आता है सबको? यस मैम। ठीक है, तो अब से जो क्लास हुआ करे उसमें आप लोग पहले से पढ़ के आएंगे। सैम्पलिंग टेक्निक मैंने आपसे पूछा था, आप लोग कभी मार्केट गए हैं कुछ खरीदने के लिए? फल खरीदने के लिए, चावल खरीदने के लिए कभी गए हैं मार्केट? यस मैम। तो हम गए थे फल वाले के पास। अगर 10 केजी फल है तो क्या हम 10 का 10 केजी ले लेते हैं? हमें तो 1 केजी चाहिए होता है। तो उसका फल अच्छा है या नहीं है, ये हम कैसे देखते हैं? हम टच करके देखते हैं या आंख से देखते हैं कि ये फ्रेश है कि नहीं है, तभी हम उसका फल लेते हैं, है ना। चावल भी खरीदते हैं तो पूरी बोरी पड़ी रहती है, लेकिन हम जो है चावल ऊपर चावल देखते हैं कि हाँ चलो ऊपर का चावल ठीक है, तो इस बोरी से चावल दे दो, ऐसे ही करते हैं। तो वो भी आपका Yes, सैम्पलिंग का एक तरीका हुआ। हम जब रिसर्च में सैम्पलिंग करते हैं तो रिसर्च में सैम्पलिंग का मतलब ये होता है, यही होता है, नमूना, ठीक है। जो नमूना लेते हैं ना आप, वही आपका सैम्पलिंग है। जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है डायबिटिक पे कर रही हूँ मैं, या ओबेसिटी जो हमारा टॉपिक है, ओबेसिटी पे ही कर रही हूँ मैं। तो ओबेसिटी, जितने भी ओबीस लोग हैं, सबसे पहले तो हम उसका जो है बीएमआई लेके चलेंगे कि जो 24 जिसका भी बीएमआई है वो मेरा जो है पॉपुलेशन होगा, ठीक है। 24 जिसका भी बीएमआई 24 है, एक हम स्केल लेके चलेंगे ना कि जिसका 24 बीएमआई है वही मेरा जो है पॉपुलेशन होगा। मुझे पता चला कि मुझे 1000 लोग मिल गए जिनका बीएमआई 24 है। ऐसे भी आजकल ये बहुत बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम हो रहा है, ओबेसिटी, है ना। तो 1000 लोग हैं, तो 1000 पे तो हम एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें से जो है देखेंगे कि मेरे रिसर्च के लिए कितना सैंपल फिजिबल है। सैंपल कैलकुलेटर आप एक बार सर्च करेंगे ना ऑनलाइन, तो वो कैलकुलेटर आएगा आपके पास, यानी तो जी पावर सॉफ्टवेयर होता है। उतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, बस मैं आपके समझने के लिए बता रही हूँ कि हम सैंपल साइज निकालते कैसे हैं। 1000 तो पॉपुलेशन है, लेकिन मुझे उसमें से कितना चाहिए वो भी तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितना सैंपल लूंगी 1000 में कि मेरा काम हो जाएगा, मेरा रिसर्च हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कितना लूंगी उसको सैंपल साइज बोलते हैं। तो मेरा सैंपल साइज कितना होना चाहिए वो जो है हमें कहाँ से पता चलता है? जी पावर सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन डालना पड़ता है, उससे पता चलता है। या आप सैम्पलिंग कैलकुलेटर, सैंपल साइज कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो उससे भी पता चलता है। या नहीं तो जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है, अगर ओबेसिटी पे ऑलरेडी उस तरह का रिसर्च पहले हो चुका है
तो जो उस पेपर में सैंपल साइज लिया होगा, मान लीजिए किसी पेपर में 50 लिया हुआ है, तो हम 50 पे भी कर सकते हैं अपना सैंपलिंग। ठीक है, तो हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं सैंपल साइज, क्या क्या तरीका है? एक तो सॉफ्टवेयर के थ्रू, और एक जो है लिटरेचर रिव्यू, जो पहले रिसर्च हुआ है रिसर्च पेपर में, उसका देख करके कि उन्होंने कितना सैंपल साइज दिया था। ठीक है, तो 1000 में हम 1000 हमारा पॉपुलेशन हो गया, और 50 पे हमें जो है सैंपलिंग करना है 50 लोगों पे। तो इसका तरीका होता है, एक ही तरह से हम सैंपलिंग नहीं करते हैं, सैंपलिंग करने का भी तरीका होता है। तो उसी तरीका को, उसी टेक्निक्स को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पॉपुलेशन क्या हो गया कि जिसका भी जो है, अगर हम ओबेसिटी की बात करें, तो जिसका भी जो है 24 BMI है, वो हमारा जो है पॉपुलेशन हो गया। आप लोग यहाँ पे मान लीजिए 100 लोग बैठे हुए हैं, 100 लोगों में जो है मैंने BMI चेक किया, तो उसमें पता चला कि 100 में से 50 लोगों का BMI जो है 24 है। BMI क्या होता है मैम? बॉडी मास इंडेक्स। वेरी गुड, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो BMI अगर 24 है, तो जो आपके 100 लोग आप लोग यहाँ बैठे हैं और 50 लोगों का BMI 24 है, तो 50 क्या हो गया मेरा? Population. वेरी गुड, वो 50 हमारा पॉपुलेशन हो गया, और हमें उसमें से सैंपल, और उसमें से हमें सैंपल लेना है। तो 50 पे तो हम 50 रिसर्च नहीं करेंगे, उसमें से हम 10 ले लेंगे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि उस 50 में से जो है 50 जो है हमारा पॉपुलेशन हो गया, और 10 जो है हमारा, क्योंकि हम 10% पे कर रहे हैं, वो हमारा सैंपल हो गया। तो पॉपुलेशन होता है कि ऑल द पीपल एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टडी एज डिफाइंड बाय द रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है उसमें जितने भी लोग एलिजिबल है, वो आपका पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, और सैंपल क्या हुआ? उस पॉपुलेशन से जो हम थोड़ा सा सबसेट निकालते हैं, वो क्या हो गया हमारा? Sample. वो हमारा सैंपल हो गया। ठीक है, तो जितने भी एलिजिबल पर्सन है वो हमारा पॉपुलेशन हो गया, और उसमें से जो हम थोड़ा सा सबसेट निकाल रहे हैं, वो हमारा सैंपल हो गया। ठीक है, सैंपलिंग हो गया। जो तरीका, जो प्रोसेस होता है, उसको हम सैंपलिंग बोलते हैं। जो प्रोसेस होता है, मैंने कहा ना सैंपलिंग टेक्निक जो है अलग अलग होता है, वो अभी हम पढ़ाई करेंगे आगे। तो जो प्रोसेस होता है उसको हम सैंपलिंग बोलते हैं। देखिए जैसे इस फिगर में बताया हुआ है कि ये पूरा पॉपुलेशन है, ये पूरा जो ऑरेंज से दिख रहा है सबको, ठीक है, ये हमारा पॉपुलेशन है। और इससे जो सबसेट है, जो इससे थोड़ा सा हम, जो मेरा पॉपुलेशन है, वो जो है हमारा सैंपल है। जैसे ओबेसिटी में मैंने बोला कि 24 जिसका भी BMI होगा, वो हमारा पॉपुलेशन हो गया, और उसमें से जो हम थोड़ा सा जिस लोगों पे जो है हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिस लोगों को हम अपने रिसर्च में लेंगे, वो हमारा सैंपल हो गया। ठीक है, अब ये दो तरह का होता है सैंपलिंग, जो है 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। Non-probability. ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसी को पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है? इक्वल चांस टू बी इन सैंपल। तो इक्वल चांस टू बी इन सैंपल कैसे होता है? देखिए, पहले इसको समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में फर्क क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया में जितने भी टीचर हैं, ठीक है, मैं उन पे सर्वे करना चाहती हूँ, तो क्या पॉसिबल है कि इंडिया में जितने भी टीचर है उनका डेटा मिल जाए आपको? No, ma'am. नहीं पॉसिबल है। या मैं आपको ओबीसी पे करना है, तो मैं चाहती हूँ इंडिया में जितने भी जो है जिनका भी BMI 24 है, उनका डेटा मिल जाए, तो मिल जाएगा आपको? जिनका भी BMI 24 है, उनका डेटा आपको मिल जाएगा आपको? क्योंकि आपको रिसर्च करना है, तो आपको सैंपल तो चाहिए। तो इंडिया में जितने भी BMI है, मतलब जितने भी 24 जिनका BMI है,
मैं आपको बोलूं कि आप उनका पता कीजिए पूरे इंडिया में कितने हैं, तो आपको पॉसिबल है मिलना? नो मैम। नो मैम। तो जो डेटा की जानकारी आपके पास 100% होती है, जैसे मुझे मान लीजिए MDY पे जो है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, मैं जो है उस पर रिसर्च करूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग टीचर भी हैं, ठीक है, योगा इंस्ट्रक्टर भी है, बहुत सारे लोग मास्टर्स कर रहे हैं, बहुत सारे नेट का तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी योगा इंस्ट्रक्टर हैं, मैं उन सब पे एक सर्वे करूँ, ठीक है। तो क्या आपका डेटा मिलना मिलना पॉसिबल है कि नहीं है? मैम पॉसिबल है। पॉसिबल। तो जब हमारे पास 100% डेटा होता है किसी, जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मान लीजिए मैं MDY पे मैं पार्टिकुलरली लिख रही हूँ कि मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन पे रिसर्च करूंगी, मैं राहुल जी से बोलूंगी कि मुझे डेटा चाहिए, वो मुझे डेटा देंगे और मैं उस डेटा से जो है अपना रिसर्च करूंगी। तो मेरे पास 100% डेटा है ना, कि उसमें कौन कौन पढ़ रहा है, कौन फीमेल है, कौन मेल है, कौन इंडिया से है, कौन बाहर से है, कौन हिंदी मीडियम में है, कौन इंग्लिश मीडियम में है। आपका पूरा डेटा है मेरे पास, है ना। तो उस डेटा पे जो है मेरे पास आपका 100% डेटा है। तो जब आपके पास किसी चीज की 100% की डेटा होती है, तो आप उस पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। जब आप उस पॉपुलेशन के बारे में 100% जानते हैं, तो उसको हम जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है कि आपको नहीं पता है कि आपको जो है कितना पूरे इंडिया में, अगर मान लीजिए आपको रिसर्च करना है कि जिनका BMI 24 है, तो हमें नहीं पता है, तो उस केस में हम कौन सा सैम्पलिंग करेंगे? नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जब आपके पास पूरा 100% डेटा का पता है आपको, तब आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा, नहीं तो आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करना होगा। आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इसलिए लिखा जाता है, ये सबसे अच्छा सैम्पलिंग माना जाता है। पहले नेट पे बहुत क्वेश्चन आता था, अब नहीं आता इस तरह का क्वेश्चन कि सबसे अच्छा सैम्पलिंग कौन सा होता है। आजकल घुमा फिरा के पूछते हैं। तो जितने भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो ये है ना, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये सब, ये जो है सबसे अच्छा सैम्पलिंग है। अगर सबसे अच्छा पूछा जाए तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्योंकि इसमें आपको अपने पॉपुलेशन के बारे में पूरी तरह से पता है, ठीक है। क्योंकि हम पॉपुलेशन तो MDY को मान रहे हैं, तो MDY को मान रहे हैं, तो आपका पूरा डेटा है मेरे पास। पूरा डेटा है तो इसका मतलब क्या है कि हर किसी को इक्वल चांस मिलेगा सैंपल में आने का, हर किसी को इक्वल चांस मिलेगा सैंपल में आने का। लेकिन अगर मेरे पास जो है, मुझे करना है कि इंडिया में जो जितने भी BMI जिनका 24 है, उनके ऊपर रिसर्च करना है, तो मुझे नहीं पता है कि 1000 है, लाख है, करोड़ है ना, मेल कितने, फीमेल कितने, ये मुझे नहीं पता है। तो इसके लिए मुझे नॉन प्रोबेबिलिटी में जाना पड़ेगा। मैम एक बार सैम्पलिंग का बताना कि हमारे पास पॉपुलेशन होती है तो हाँ हाँ, कंप्लीट पॉपुलेशन मतलब या ऑल तो पॉपुलेशन? आपको कंप्लीट पॉपुलेशन का डिटेल पता है ना। जी अब मैम। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज के ऊपर कर रही हैं, ठीक है, आप किसी भी कॉलेज के ऊपर कर रही हैं, तो उस कॉलेज के ऊपर ही फोकस कर रही है ना आप, यस मैम। तो आपके पास पूरा डेटा है उसका। लेकिन यस मैम। अगर आप कि कोई ऐसा पॉपुलेशन ले रही है, ठीक है, कि जिसके बारे में आपके पास डेटा ही नहीं है। जैसे मैं एक सर्वे की थी टीचर्स के, पेरेंट्स के और बच्चों के ऊपर, तो ना मेरे पास टीचर्स का डेटा था कि टीचर्स कितने हैं, ना मेरे पास और ये ऑल ओवर इंडिया का की थी मैं, ना मेरे पास जो है बच्चों का पता था कि इसमें एडोलेसेंट 10 to 19 ईयर्स के बच्चे कितने हैं, ना मुझे जो है पेरेंट्स का पता था, है ना। तो मैंने क्या किया था, मैं उसमें फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज की थी। अगर मैं ये कहती मुझे पूरे इंडिया पे नहीं करना है, मुझे सिर्फ MDY पे करना है, या मुझे एक पर्टिकुलर कॉलेज पे करना है, कि जब मुझे सारा सैंपल के बारे में पता होता, तो फिर मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करती। मैम एक्चुअली मैं ये पूछ रही हूँ सैम्पलिंग की जो डेफिनेशन है वो हम किस टाइप से मतलब बनाएंगे, अपनी नोट्स में लिखना है तो किस टाइप से लिखें इसको, ये पूछ रही हूँ। जो पॉपुलेशन का भी मैंने आपको दिखाया था ना, अभी तो मैं पढ़ाई हूँ आपको, देखो, है ना, सैंपल ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन दैट एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द स्टडी। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है। आ गया समझ में सबको? अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी जो है 4 तरह की सैम्पलिंग होती है। सबसे पहले होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फिर होता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, फिर होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, फिर होता है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग।
ये 4 सैम्पलिंग का तरीका है जो आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंपल, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर। ठीक है, तो पहले हम सिंपल रैंडम ये पहले हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ेंगे, ये चारों को खत्म कर लेंगे, फिर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आएंगे। और इधर आपका जो है नॉन, ये भी 4 ही है, ठीक है, इसी के अलग अलग नाम है। जैसे हम लोग परपसिव सैम्पलिंग को हम लोग जो है जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, नाम अलग अलग है, लेकिन सैम्पलिंग ये जो है आपके 4 और 4 ही है। तो अगर आपको ये 4 याद है तो आराम से आपको ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है उसमें सबसे पहले आता है कन्वेनियंस सैम्पलिंग, फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग, फिर कोटा सैम्पलिंग, फिर परपसिव सैम्पलिंग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहले जो था वो था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि इसमें जो है, देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है कि प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द पॉपुलेशन, रैंडमली सेलेक्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप प्रेयर कीजिए, ठीक है ना, मैं नाम लेके बोलती हूँ ना, आज आप करवा दीजिए, आज आप करवा दीजिए, तो मैं रैंडमली किसी को भी चुन लेती हूँ, जो मेरे स्क्रीन पे जितने भी नाम आते हैं मैं रैंडमली किसी को भी बोल देती हूँ कि आप करवा दीजिए, आज आप करवा दीजिए। मैं ऐसे ही करती हूँ ना कि मेरे स्क्रीन पे जितने नाम आते हैं मैं बोलती हूँ आज प्रेयर आप करवा दीजिए, आज आप करवा दीजिए। कभी मैं किसी लड़के को बोलती हूँ, कभी किसी जो है फीमेल को बोलती हूँ, है ना। तो जो मेरे लिस्ट में मेरे स्क्रीन पे दिखता है मैं उनका नाम लेती हूँ और रेंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर लेती हूँ। मेरे सेलेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है कि कोई तीसरा नंबर वाला होगा आज उसी से करवाऊंगी, जो 5वां नंबर वाला होगा उसी से करवाऊंगी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, रेंडमली किसी को भी बोल देती हूँ कि आप प्रेयर करवा दीजिए, ऐसे ही होता है। तो वो आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कि मेरे स्क्रीन पे 20 लोग दिख रहे हैं कि आज 20 बच्चों ने ज्वाइन किया है और मैंने किसी बच्चे को भी बोल दिया भाई तुम आज करवा दो ये प्रेयर, तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया कि मैंने किसी को भी बोल दिया। मेरे स्क्रीन पे जितने लोग थे, जितने लोग दिखे, मैंने उनमें से किसी एक को चुना और मैंने बोल दिया कि आप करवा दो प्रेयर। तो रैंडमली हम जब किसी को भी चुन करके अपने सैंपल में लेते हैं अपने पॉपुलेशन से, तो वो हमारा जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। कि जैसे इसमें भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इन अ विलेज पॉपुलेशन ऑफ 10,000 a researcher decide to randomly survey 300 people to randomly survey 300 people to find prevalence of hypertension। ठीक है, हाइपरटेंशन का प्रीवेलेंस कितना है, एक विलेज में गया, विलेज का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो है यहाँ पे एक विलेज में 10,000 जो है पॉपुलेशन है, ठीक है, और रिसर्चर को 10,000 में सिर्फ 300 पर्सन्स को लेना है। उसको पता क्या करना है कि हाइपरटेंशन का प्रीवेलेंस कितना है, कि इस गांव में कितने लोगों को हाइपरटेंशन है। तो जो उसका पॉपुलेशन है वो कितना है 10,000 और उसको सैंपल कितना चाहिए 300। तो वो क्या करता है कि एक लिस्ट तैयार करता है और रेंडमली जो है 10,000 में से किसी को भी रेंडमली तुम आ जाओ ऐसे करके 300 लोगों को निकाल लेता है। जैसे मैंने आपको प्रेयर में बताया कि 40 लोग मेरे स्क्रीन पे दिखते हैं, मैं रेंडमली किसी को भी बोल देती हूँ कि तुम आज आप प्रेयर करवा दीजिए, आज आप प्रेयर करवा दीजिए। ठीक है, सेम यही रिसर्चर भी कर रहा है कि वो एक विलेज में गया है, उसके पास विलेज का पूरा डेटा है, उस डेटा में से वो 10,000 पॉपुलेशन जो है उसके लिए एलिजिबल है उसके रिसर्च के लिए, और उस 10,000 में फिर वो 300 पीपल को निकालता है और 300 पीपल को निकालने के बाद उसके बाद उसके ऊपर सर्वे करता है और उसको क्या करता है, वो रेंडमली किसी को भी चुन लेता है। कोई उसका प्रोसेस नहीं है कि तीसरा वाला आएगा कि 5वां वाला आएगा, वो किसी को भी रेंडमली अपने सैंपल में ले लिया उसको। तो रेंडमली हम जब किसी को भी जो है चुन लेते हैं तो वो हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहलाता है। ठीक है, आया समझ में? यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बाद आता है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग और सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग बिल्कुल सेम है, बस इसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है सैंपल्स को लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए
अब मैं बोलूंगी कि आप लोग 40 बच्चे मेरे स्क्रीन पे दिखते हैं, 40 में से हर तीसरा जो भी तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, मेरे स्क्रीन पे वो करवाएगा प्रेयर, ठीक है। तो हर तीसरा नंबर वाला जो मेरे स्क्रीन पे दिखेगा वो जो है उसी से मैं करवाऊंगी प्रेयर, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक सिस्टम बना दी ना कि हर दिन, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे तो हर लोग अलग अलग आते हैं, हर दिन तो सब सेम नहीं होते कि तीसरे नंबर पे जो आ रहा है वो हर दिन तीसरे नंबर पे ही आएगा। तो मैंने एक कर दिया कि हर तीसरा मतलब जो भी तीसरा मतलब फोटो दिखेगा मुझे अपने इसमें, ठीक है, लैपटॉप पे, मैं उसी को बोलूंगी कि आपको ही करना है प्रेयर। तो एक सिस्टम बना दिया ना हमने, हम यहाँ पे भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम क्या है कि हर तीसरा आदमी जो मेरे स्क्रीन पे दिखेगा प्रेयर उसी को कराना है। तो वो सैम्पलिंग का कैसा तरीका हो गया, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग का मतलब कि हम कर तो रहे हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही, लेकिन एक सिस्टम के थ्रू। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में तो रैंडमली हम किसी को भी निकाल लेते थे अपने पॉपुलेशन से, लेकिन यहाँ पे हमने एक सिस्टम लगा दिया कि हर तीसरा आदमी या हर पांचवा आदमी जो है मेरा सैंपल होगा, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि सेलेक्ट फर्स्ट पार्टिसिपेंट रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन लिस्ट, फिक्स अ सैम्पलिंग इंटरवल एंड सेलेक्ट पीपल एट अ फिक्स इंटरवल। मतलब हम जो है पहले रैंडमली अपने पॉपुलेशन लिस्ट को तैयार करते हैं और फिर उसके बाद इंटरवल, मतलब कौन से इंटरवल पे, मतलब एक फिक्स इंटरवल बना लेते हैं कि हर तीसरा आदमी जो लिस्ट में, हर तीसरा आदमी, हर सातवां आदमी, या जो ऑड नंबर पे रहेगा या नहीं तो जो इवन नंबर पे रहेगा वो मेरा सैंपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दिया है, अ रिसर्चर सेलेक्ट थर्ड पर्सन randomly from the population list as the first member and further select every seventh person from the study. Here seventh is a sampling interval. तो अब क्या हो रहा है कि रिसर्चर क्या कर रहा है कि हर थर्ड पर्सन को वो जो है एक लिस्ट बना रहा है, वो जो है उसका फर्स्ट ये रहेगा, ठीक है, और जो सेवंथ पर्सन है वो उसका सैम्पलिंग इंटरवल रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हर मतलब मैंने तीसरा निकाला, फिर मैं सातवां निकाली, फिर जो है मैं जो भी, जैसे मैंने ऑड नंबर से निकाल लिया, इवन नंबर से निकाल लिया, मतलब यहाँ पे एक सिस्टम रहेगा, इसीलिए इसको सिस्टमैटिक बोलते हैं कि हम एक सिस्टम से काम करेंगे, इसीलिए ये सिस्टमैटिक है, ठीक है। आया ये समझ में? यस मैम। ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे देखिए पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि इसका प्रोसीजर है कि व्हेन सर्टेन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक आर ऑलरेडी नोन, subgroups are created to represent those population characteristics in the sample. Those subgroups of similar characteristics are called as strata. Participants in the sample are selected to represent the population in similar proportion. अब देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक सर्वे की थी, ठीक है, और इंडिया में कहीं से भी मुझे सैंपल लेना था, मैंने कोई उसमें बाउंड्री नहीं बनाया था कि मुझे एक स्टेट से ही लेना है या एक सिटी से ही लेना है, मुझे ऑल ओवर इंडिया से उसमें सर्वे करना था। तो मैंने क्या किया, मुझे कैरेक्टर उसमें जो है मुझे ग्रुप बनाना था, क्योंकि मेरा सैंपल जो है उस सर्वे में मेरा सैंपल जो है उस टीचर भी थे, ठीक है, टीचर के बाद जो है पेरेंट्स भी थे, फिर एडोलेसेंट था, एडोलेसेंट 10 to 19 ईयर्स जो है ये एज ग्रुप जो होता है वो एडोलेसेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब मुझे जो है पूरे इंडिया पे करना था, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे तो पता नहीं है, तो मेरे पास तो डेटा नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि मुझे ये डेटा मिला नहीं कि पूरे इंडिया में कितने टीचर हैं, कितने योगा टीचर है, कितने ये डेटा हर कंट्री के लिए कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, तो ये इजीली अवेलेबल नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपको लगे कि नहीं आप ये डेटा निकाल लेंगे, तो आपको इतना टाइम लग जाएगा कि वो रिसर्च का टाइम फिर बर्बाद होगा आपका, ठीक है। तो मैंने तो मतलब जब मुझे करना था तो मुझे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ही बोला गया था, लेकिन मैं ये सैम्पलिंग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टीचर, टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स और टोटल नंबर ऑफ एडोलेसेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास उनका पूरा डेटा नहीं था। और जब तक,
क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसमें आपको पूरा डेटा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है ये सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास डेटा नहीं था, मतलब 100% डेटा नहीं था, और वो मैं बहुत कोशिश भी की कि वो अवेलेबल हो जाए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो पाया। तो फिर जो है मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कुछ भी नहीं है, ये जो है आपका एक इसमें सब ग्रुप बनता है। सब ग्रुप कहने का मतलब है कि जो भी मेरा जो है, जैसे कि मेरे स्टडी में मैंने बताया कि पेरेंट्स थे, स्टूडेंट थे और टीचर्स थे। तो मैं क्या की सब ग्रुप बनाई। जैसे कि टीचर है तो उसमें टीचर का जो है, जितने भी टीचर है जिन्होंने भी भरा फॉर्म, उसका मैंने सब ग्रुप बनाया। उसमें योगा टीचर अलग थी। फिर उसके बाद जो योगा नहीं कराते हैं, क्योंकि मेरा रिसर्च योगा से रिलेटेड था, तो मुझे स्ट्राटा बनाना पड़ा, सब ग्रुप बनाना पड़ा अपने पॉपुलेशन में ही। तो जो टीचर थे उनका एक ग्रुप बना। कौन सा ग्रुप बना? एक योगा टीचर का, एक नॉन योगा टीचर का, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों का, फिर उसके बाद पेरेंट्स का। तो अब देखिए इसमें क्या है कि जो भी मतलब इसमें जो है मेरा जो सैंपल है अलग अलग है। स्टडी तो एक ही है, लेकिन सैंपल क्या है, अलग अलग है। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ा, उसमें मुझे एक सब ग्रुप बनाना पड़ा, एक टीचर का सब ग्रुप बनाना पड़ा, एक पेरेंट्स का सब ग्रुप बनाना पड़ा, एक बच्चों का सब ग्रुप बनाना पड़ा। तो जब हम एक सब ग्रुप बनाते हैं तो उसको जो है हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं, और उस सब ग्रुप को इसमें स्ट्राटा बोलते हैं। जो हमने सब ग्रुप बनाया है, एक टीचर का सब ग्रुप, एक पेरेंट्स का सब ग्रुप, एक बच्चों का सब ग्रुप, करना तो मुझे सब पे है, लेकिन मेरे सैंपल्स अलग अलग है ना। तो वो जो सब ग्रुप बना उसको हम स्ट्राटा बोलते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट इन द सैंपल आर सेलेक्टेड। हाँ, एक बार फिर से बता दीजिए ये वाला। ये वाला क्या होता है कि वेल सर्टेन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक आर ऑलरेडी नोन। अब जैसे कि मेरे पास देखो, मैंने रिसर्च किया, अब जैसे ओबेसिटी पे आपने किया, तो ओबेसिटी पे तो आपका जो सैंपल है वो तो सिर्फ ओबीज है ना, जिसका BMI 14 है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। लेकिन अगर मेरे केस में आप देखिए, तो मेरा जो सैंपल है वो टीचर भी है, स्टूडेंट भी है और पेरेंट्स भी है। स्टडी मेरा एक ही है, एक ही सर्वे किया मैंने, लेकिन मेरे सैंपल क्या थे, एक पेरेंट्स था, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, यही है ना। तो 3 तरह का सैंपल हो गया। तो स्टडी मेरा एक ही है, लेकिन सैंपल मेरे 3 हो गए, 3 तरह के सैंपल हो गए। तो जो 3 तरह के सैंपल हो गए वो हम मेरे लिए सब ग्रुप हो गए ना। यस मैम। मेरा स्टडी आ रहा है समझ में। तो वो जो सब ग्रुप, जो ग्रुप बनाई मैं, पेरेंट्स का ग्रुप बना, टीचर्स का ग्रुप बना, बच्चों का ग्रुप बना, तो वही जो ग्रुप मैं बनाई वो मेरा स्ट्राटा हो गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे हुआ, जैसे कि बच्चे हैं तो वो 10 to 19 ईयर्स के ही होंगे। जो 10 से ज्यादा कम होगा वो भी इलिजिबल नहीं होगा मेरे सर्वे के लिए, और जो 19 से ज्यादा होगा वो भी इलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो वो मैंने 10 to 19 ईयर्स का एडोलेसेंट का एक स्ट्राटा बन गया, एक पेरेंट्स का बन गया, एक टीचर का बन गया। फिर उसको मैं डिवाइड कर दी टीचर्स में कि एक जो है योगा टीचर का बन गया, एक जो है नॉर्मल टीचर का बन गया, समझ रहे हैं। तो जब एक ही स्टडी में आपके 2-3 तरह के पॉपुलेशन होते हैं तो आपको स्ट्राटा बना के काम करना पड़ता है। मतलब सैंपल में भी सैंपल लेना पड़ता है, मतलब कि ये सबसेट जो ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के सबसेट को ही तो हम सैंपल बोलते हैं ना। तो मेरा सैंपल एक सिंगल सैंपल नहीं है, वो सैंपल अलग अलग है। एक ही स्टडी में एक स्ट्राटा पेरेंट्स का है, एक स्ट्राटा बच्चों का है, एक स्ट्राटा जो है टीचर्स का है। तो जब एक ही स्टडी में आपको 2-3 तरह का सैंपल लेना पड़ता है तो आपको स्ट्राटा बनाना पड़ता है, उसका सबसेट बनाना पड़ता है। बट मैम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर कैसे होंगी फिर? ये जो ग्रुप सब ग्रुप बनाए हैं पेरेंट्स का, एडोलेसेंट्स का और इनका, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर कैसे हुई मैम फिर? तो जो टीचर है वो टीचिंग कर रहे हैं ना, जो पेरेंट्स है वो बच्चों के पेरेंट्स है, तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारे टीचर पेरेंट्स भी हो। तो इनको तीनों को कोरिलेट कैसे करेंगे? सिमिलर तो मैच नहीं हुए ना मैम, कोई उनका टीचिंग का काम है। नहीं। तो आप अब जैसे मान लीजिए कि 25 साल से लेके 50 साल के है उसमें, ठीक है। तो 25 से 50 जो एज ग्रुप है
वो तो आपके टीचर भी हो सकते हैं और वो तो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, है जी ना। ये जो एज ग्रुप है, आप ही लोग यहाँ पे क्लास करने आए हैं नेट का, यूजीसी नेट का, ठीक है। अब आप लोग में बहुत सारे योगा टीचर भी होंगे और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो योगा टीचर नहीं होंगे, योगा वगैरह का क्लास नहीं लेते होंगे। तो अगर मैं टीचर, और बहुत सारे इसमें पेरेंट्स भी होंगे आप लोग, है ना। यस तो हम जब स्टार्टा बनाते हैं तो जो हमने सब ग्रुप बनाया है, जो पेरेंट्स वाला है वो पेरेंट्स वाले ग्रुप में आ गया, जो टीचर है वो ओके मैम। टीचर वाले ग्रुप में आ गया, जो बच्चा है वो बच्चे वाले ग्रुप में आ गया। तो 3 भाग में डिवाइड हो गया ना। रिसर्च तो आपका एक ही है, लेकिन सैंपल 3 अलग अलग तरीके के हैं ना आपके इसमें रिसर्च में, ओके ठीक है। तो जो टीचर है उसका टीचिंग वाला कैरेक्टरिस्टिक है, जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स है ना। अब बच्चों का क्या है कि 10 to 19 ईयर्स के बच्चे ही आएंगे मेरे स्टडी में, आ रहा है समझ में, यस मैम। ठीक है। तो वो जो है आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गया। तो सबसे पहले क्या था आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा क्या था सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम Stratified. सैम्पलिंग। ठीक है। तो अब जो है, अब क्या है, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है कि मैन आर 3 times more prone to color blindness than women. So in sample of 100 colorblind people, a researcher selects 75 men and 25 women to represent the proportion of 3:1 in the population. अब इसमें कलर ब्लाइंडनेस का दिया हुआ है कि ऐसा देखा गया है कि आदमी जो है 3 times मोर प्रोन होता है, मतलब ज्यादा चांसेस होता है कलर ब्लाइंडनेस का देन वीमेन। तो वीमेन के केस में उन्होंने क्या किया कि जब इनको कलर ब्लाइंड पर्सन पे जब इनको सैम्पलिंग करना था तो इन्होंने क्या कर लिया, 3:1 का रेशियो लेकर के इन्होंने उस प्रोपोर्शन में काम किया, ठीक है। कि उन्होंने रिसर्चर ने क्या किया कि 75 मेन और 25% वीमेन उनको लिया। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना, मैन आर 3 times more prone to color blindness than women, तो 3:1 का लिया है। पॉपुलेशन भी उसी पॉपुलेशन से इन्होंने सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये आपका था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जब एक ही रिसर्च में 2-3 तरह के सैंपल्स होते हैं और आपको पूरा डेटा पता होता है, 100% डेटा पता होता है, तो उसमें आपको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करना पड़ता है, ठीक है। अब है आपका क्लास का टाइम हो गया ना, चलिए मैं कल इसको पढ़ाती हूँ, ठीक है। क्लास का टाइम ओवर हो गया, 1 ही बचा है बस, ये कोई नहीं, प्रोबेबिलिटी का 1 मैं ही बचा। कोई बात नहीं है, मैं कल एक बार आपसे मैम क्वेश्चन आंसर। एक डाउट, मैम एक डाउट प्लीज। हाँ हाँ बताइए। मैम जैसे स्ट्रेटिफाइड में जो मेन एंड विमेन का जो क्लासिफिकेशन है, इसी को हम स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे? जो हाँ, जैसे कि उन्होंने क्या बोला कि 75% जो है मेन और 25% वीमेन, ठीक है। तो उन्होंने वो रेशियो ले लिया कि जो उनका सैम्पलिंग में जो है 75% जो है मेन आएंगे और 25% वीमेन आएंगे। ओके ओके मैम, जैसे हम चिल्ड्रन को आप बता रहे थे, चिल्ड्रंस का अलग डेटा और एडल्ट्स का अलग डेटा, हाँ एडल्सेंट का अलग डेटा, बिल्कुल वैसे बिल्कुल, यहाँ तो पर एज, मेन और वुमेन का कर रखा है। बिल्कुल आपको ना सैम्पलिंग लेने के पहले आपके पॉपुलेशन को जो है स्क्रीनिंग करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला ना कि बीएमआई जिसका 24 रहेगा, हम उसी को अपने सैंपल में लेंगे, वही हमारा पॉपुलेशन होगा। तो पहले पॉपुलेशन को लेने के पहले आपको स्क्रीनिंग करना पड़ता है। आपका स्क्रीनिंग तरीका आपको करना पड़ेगा आपके रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए हम लोग 18, तो अगर हम किसी का 18 बीएमआई है तो वो तो नॉर्मल होता है ना। लेकिन 24 से जो है ओबीस कहलाना शुरू हो जाता है। तो जो भी 24 होगा तभी उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, रिसर्च में स्क्रीनिंग करना, कि जो 24 जिसका बीएमआई होगा हम उसी को अपने पॉपुलेशन में लेंगे और फिर उस पॉपुलेशन से हम सैंपल लेंगे। मैम अभी तक जितना भी आपने क्लास ली है उनका एक बार नोट से सेंड कर दीजिए प्लीज ग्रुप में। हाँ हाँ, और मैं आज जो है ऐसा करती हूँ, मैं उनको दे देती हूँ, जितेंद्र जी को, वो आपके ग्रुप में डाल दे। हाँ जी मैम, और पेपर 1 का जो सिलेबस है वो इंग्लिश में सेंड कर दीजिए मैम। पेपर 1 का सिलेबस कोई नहीं, आप गूगल कर लीजिए ना।
अब गूगल करके पेपर 1 का निकाल लीजिए सिलेबस। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है। देखिए आप लोग जो स्टूडेंट है ना, मास्टर्स डिग्री में जब आप आ गए हैं तो कुछ काम आपको खुद से करना होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है आपने? यस मैम यस। तो उसमें क्या होता है, पेडागोजी होता है, उसके बाद कौन सा होता है, लेवल ऑफ टीचिंग्स में। पेडागोजी सबसे पहले आता है, जिसमें रोट लर्निंग होता है, टीचर पढ़ाते हैं, बच्चा लड़ता है, बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है ज्यादा, जो टीचर बोल दिया वही हो गया। ठीक है, पेडागोजी के बाद क्या आता है? मैम पेडागोजी नाम तो नहीं याद आ रहा, बट 3 होते हैं, 3 पार्ट। 3 होते हैं ना। यस मैम। तो सबसे लास्ट वाला हुटागोजी आता है। तो आप लोग किस किस लेवल में? अंडरस्टैंडिंग वाला मैम। अंडरस्टैंडिंग वाला। तो उसमें आपको आपको खुद से ज्यादा काम करना है। ओके मैम। और आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आपको खुद से एक्टिव होना है चीजों में। और जब आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर मैं कराऊंगी। ठीक है, आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं कराऊंगी आपको। ठीक है, नोट्स तो आप सेंड कर दीजिए मैम, हाँ ये नोट्स रिसर्च। में कर दूंगी, नोट्स में कर दूंगी। जी। ठीक है, और कल वो आ गई क्या, वो मैम जो कल मैंने जिनको बोला था कलेक्ट करने के लिए? कल मैंने किसी को बोला था ना डेटा कलेक्ट करने के लिए, उस डेटा रश्मि रश्मि यस मैम, नहीं रश्मि मैम, जी को बोला था। मैम अच्छा, नहीं आई वो नहीं आई है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मुझे यस मैम। अगर उसे मैसेज करके पूछेगा कि उन्होंने डेटा सारा ये कर लिया है कि नहीं किया है, क्योंकि उसी डेटा से मैं पढ़ाऊंगी जी तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अभी तक जो मैं क्लास ले रही हूँ ठीक उसमें है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को समझ में आ रहा है ना रिसर्च? यस मैम। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग खुल के बोलिए, आप लोग सीखने आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, हाँ जी, हाँ अच्छा रश्मि है मैम, रश्मि है। हाँ हाँ हाँ, मैम डेटा आ गया। हरिओम मैम। यस हरिओम मैम, हरिओम। दरअसल मैं लेट ज्वाइन हुई थी, मैं ट्रैवलिंग पे थी मैम, इसलिए। हाँ मैम, कुछ लोगों के ही आए हैं। अच्छा और आधे लोग अभी मैम, अभी 11 बजे किसी की नहीं किया। तो मैं थोड़ा ट्रैवल पे थी मैम, अच्छा, इसीलिए अभी जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं डाटा कलेक्ट करके और शीट बना के आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिए, जितना कम डेटा आप बनाएंगे उतना ज्यादा मुझे दिक्कत होगा आपको पढ़ाने और समझाने में। तो जितना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, अगर घर से भी कर सकते हैं तो अपने घर से भी कर लीजिए डेटा कलेक्ट। ठीक है, क्योंकि ओके। जितना ज्यादा डेटा रहेगा उतना ज्यादा मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे क्लास ओवर करते हैं। कल हम लोग सैम्पलिंग पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद हम लोग कुछ सैम्पलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अभी क्लास है सब किसी की? यस यस मैम, मैम। एनवायरमेंट है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं ना? हाँ जी मैम, आप लेफ्ट कर दीजिए, अच्छा, मैंने ज्वाइन कर लिया। हाँ जी। ओके।